डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो राजनीति के साथ-साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर भी वो चर्चा में बने हुए हैं और जब से वो विधायक बनकर आए हैं, लगातार से वो अपनी ओर सारे मीडिया का ध्यान केंद्रित करवा कर रखे हुए हैं। या यूँ बोलें कि मीडिया उनकी तरफ लगातार ध्यान दे रहा है। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष आनंद बहुत नज़दीक से झारखंड की राजनीति पर नज़र बनाए रहते हैं और साथ-साथ पूरे भारत की राजनीति पर और तुलनात्मक रूप से अगर बात करेंगे तो मनीष जी के हर एक जिस भी सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे, उस सब्जेक्ट से मिलता-जुलता बहुत सारा उदाहरण उनके वो उसके एनसाइक्लोपीडिया हैं। मनीष जी, आपका न्यूज़ पिकल में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी। और हम लोग आज बात कर रहे हैं जयराम कुमार महतो की। जयराम कुमार महतो कल अपने विश्वविद्यालय गए हुए थे और पीएचडी के लिए अपना सब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो जब वो विश्वविद्यालय पहुंचे तो साथ-साथ मीडिया की टीम भी उनके पीछे थी और हर जगह आज चर्चा है कि वो अब जल्दी से जल्दी डॉक्टर भी बनने वाले हैं विधायक के साथ-साथ। तो राजनीति में या एक विधायक के लिए पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है और वो साथ-साथ कर पाना कितना संभव है? मनीष जी। अमित जी, पढ़ा लिखा अगर राजनेता हो तो इससे अच्छा समाज के लिए कुछ और हो नहीं सकता है और अनपढ़ राजनेता हो तो समाज के लिए उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही और अच्छे जो टैलेंट हैं समाज के, वो राजनीति में आएँ ताकि राजनीति स्वच्छ भी बनेगी और अच्छी भी होगी और समाज के हित में भी काम करेगी। अमित जी, आप जानते हैं कि अगर आप तो संसद कई बार गए हैं, संसद में जो लाइब्रेरी है, आपने देखा होगा कि जिनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलता है, वो अक्सर संसद के लाइब्रेरी में आपको बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। वो अपने किताब पढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, रिसर्च करते हुए दिखाई पड़ेंगे, संसद में अगर कोई प्रश्न काल में सवाल पूछना है तो उसके ऊपर वो रिसर्च करके आएँगे। अगर किसी चर्चा में उन्हें भाग लेना है तो उसकी तैयारी वो लाइब्रेरी में बैठ कर के करेंगे। तो ये जो राजनेता जिनको आप देखते हैं चर्चित नाम, जो काफ़ी अच्छे बोलते हैं और जिनके बोलने से और आर्ग्यूमेंट्स करने से कानून बनता है, वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई-लिखाई करने के लिए और सांसद और विधायक बनने के बाद भी पढ़ाई-लिखाई करते हैं। तो ऐसे में जयराम महतो के बारे में खबर आई कि उन्होंने अपने तीसरे साल का जो रिसर्च पेपर है, वो उन्होंने कल सबमिट किया, धनबाद में जाकर के और अगले साल, मतलब अगले साल आने में अब कुछ दिन ही रह गए हैं, उनका अंतिम पेपर सबमिट हो जाएगा और बताते हैं कि 2026 तक डॉक्टरेट की उपाधि उनको प्राप्त भी हो जाएगी। तो एक डॉक्टरेट वाले विधायक झारखंड विधानसभा को मिल भी जाएगा अगले 2 साल या 1.5 साल के अंतराल में। तो ये जो अच्छी उपलब्धि है उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक मिसाल भी वो कायम करेंगे झारखंड की राजनीति में कि पढ़े-लिखे लोग आएँ राजनीति में और एक हमें ऐसा लगता है कि मोटिवेशन के रूप में भी करेंगे करेंगे कि युवा जो गैर विरासती राजनीति के लोग हैं, वो भी राजनीति में आने की सोचें। क्योंकि बहुत से लोग अमित जी ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि चुनाव लड़ना, चुनावी राजनीति में जाने का मतलब है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो इतने पैसे आएँगे कहाँ से? तो चुनावी राजनीति से दूर अब ऐसे ही लोग बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि धन-बल वाला ही मामला है चुनावी राजनीति। तो ऐसे में जयराम कुमार महतो ने एक मिसाल भी कायम किया है कि पढ़ाई-लिखाई करते-करते उन्होंने राजनीति में कदम रखा और ज़्यादा धन-बल की इनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उसके बावजूद सफलतापूर्वक इन्होंने झारखंड के राजनीतिक पर इतना जोरदार दस्तक दिया है कि पूरे देश स्तर पर उनकी आवाज़ें अब तक सुनाई पड़ रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है अमित जी कि इनकी जो पीएचडी है उसके साथ-साथ जब वो पूरी होगी तब तक काफ़ी बड़ा अंतराल बीत चुका रहेगा और उस समय तक हमें लगता है कि देश में कई सारे युवाओं को ये प्रेरित भी कर चुके होंगे राजनीति में प्रवेश करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी अमित जी, स्वच्छ राजनीति की शायद इससे शुरुआत हो पाएगी।
मनीष जी, बहुत नई उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं जयराम कुमार महतो की तरफ। कल जयराम कुमार महतो ने कहा, शिक्षा से ही विचारधारा का निर्माण होता है, आइडियोलॉजी का निर्माण होता है। और एक राजनीति में जो व्यक्ति है उसके लिए आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे उनकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, उनका आइडियोलॉजी वाला जो पोजीशन है और स्ट्रांग होगा। अब जब जयराम कुमार महतो युवा ही हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, मात्र 30 साल उम्र है। और झारखंड विधानसभा में जैसी हम लोगों को जानकारी है, जो 81 विधायक जो है, उसमें 28 विधायक ऐसे हैं जो 8वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं। तो इनका पढ़ना, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होना, पीएचडी करना उस विधानसभा में जिसमें करीब करीब 30% विधायक जो है वो 10th भी ना किया हुआ हो, प्लस जो जयराम कुमार महतो है, उनकी एक और खासियत है कि पूरे विधानसभा में जो जितने भी विधायक हैं उसमें सबसे गरीब विधायक आप बोल सकते हैं। जहां बाकी एक बहुत 89% जो है विधायक वो करोड़पति हैं, 3 करोड़ से ज्यादा का उनके पास संपत्ति है। और इनके पास महज 2,20,000 की संपत्ति के ये मालिक हैं। तो इन सब विशेषताओं के साथ आप जयराम महतो का भविष्य कैसा देखते हैं? और पढ़ाई और उनका ये बैकग्राउंड दोनों मिलकर झारखंड के साथ या वहाँ के जनता के साथ कितना न्याय करेगा? मनीष जी। अमित जी, झारखंड का इतिहास 24 साल का है और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बहुत सारी इच्छाएं थी झारखंड के निवासियों का कि अपना अलग राज्य होगा तो बहुत तेज गति से विकास होगा, प्रगति होगा, रोजगार का सृजन होगा और जो क्षेत्रीय असमानता है वो दूर होंगी, महिलाओं का विकास होगा, स्कूल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तेजी आएंगी। लेकिन इन 24 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर जब भी चर्चा पे आया तो कोई मंत्री कोई अफ्रीका में माइंस खरीद लिया अपने गलत काम करते हुए ब्लैक मनी से। तो इस तरह के कारनामे से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में झारखंड आया और कहीं ना कहीं जो 2013 वाली जो बात थी जो दिल्ली में देखी गई थी जंतर मंतर के रोड पर, रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे उपवास किया करते थे और उस समय ऐसा बताते हैं जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं कि राजनीति के प्रति लोगों में नेगेटिविटी आ गई थी। एक बहुत ही निराशाजनक भाव आ गया था लोगों में राजनीति के प्रति, क्योंकि अखबारों में सिर्फ भ्रष्टाचार, स्कैम और इन चीजों की खबरें आती थी। तो ऐसे में लोगों में हताशा था। तो हमें ऐसा लगता है अमित जी कि 24 साल का जो इतिहास रहा है झारखंड का, उसमें झारखंड के लोगों को अच्छा बताने के लिए राजनीतिज्ञों की तरफ से कोई ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है और जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें आप कई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में लगता है कि जो झारखंड का जो खास करके युवा मतदाता है, वो भी एक हताशा के माहौल में है कि जो जाने-माने चेहरे हैं, उनसे उनकी जो इच्छाएँ थी, जो उनके एस्पिरेशंस थे, वो पूरे नहीं हुए और उन बातों को शायद एक विकल्प के रूप में कोई और पूरा करे, जो स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करे। एक अलग इन सारी जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं, इनके धाराओं से अलग हट करके कोई आए। तो मुझे लगता है कि उस केंद्र बिंदु में लोग जो हैं, वो जयराम कुमार महतो को रख रहे हैं और बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं और इसी वजह से 72 सीटों पर जो उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की इस विधानसभा में, तो कई लोगों ने चंदे के रूप में उनको समर्थन दिया, प्रवासी झारखंड के लोगों ने समर्थन दिया, कई किसी ने ₹200, किसी ने ₹300। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आपको चंदे देते हैं, तो उसका यही मतलब है कि कहीं न कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों में आप जुड़े हुए हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जयराम कुमार महतो लोगों के साथ और उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके साथ जोड़ पाए हैं अपने आप को और आगे आने वाले समय में इस कड़ी को और कितना आगे ले जाते हैं, वो हमें देखना होगा। जी, मनीष अमित जी, जी। जब हम लोग यंग एमएलएज की बात हाँ, मनीष जी, जब हम लोग यंग एमएलएज की बात करते हैं, चूंकि जयराम महतो जी। मात्र 30 वर्षीय हैं, तो अभी मैं जब जो अभी हाल में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनका जब डेटा देख रहा था,
तो महाराष्ट्र में सबसे यंग जो है रोहित पाटिल जीत कर आए हैं, मात्र 25 वर्षीय हैं। लेकिन वो सेकंड जनरेशन है, उनके पिता आर पाटिल बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। ऐसे ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला, वो भी मात्र 25 वर्षीय हैं और वो भी चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी हरियाणा के यंगेस्ट विधायक हैं। अगर बिहार में बात करेंगे तो संसद के लिए सांसदों का चुनाव हो रहा था, तो उस समय अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का भी नाम आया था। वो सांसद बनकर आई हैं, मात्र 26 साल उनका उम्र है। और खुद झारखंड की बात करें तो शिल्पा नेहा तिर्की जो अभी मंत्री बनी है, मात्र 32 साल की हैं। और साथ साथ पूर्णिमा साहू जो बीजेपी से जमशेदपुर ईस्ट से जीत कर आई हैं, रघुवर दास की बहू हैं, वो भी 30 साल उम्र उनका बताया जाता है। तो मनीष जी, जब जितने यंग एमएलएज हैं उसमें जयराम कुमार महतो जो है उनका जो बैकग्राउंड है और बाकी जितने यंग है उनका बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर है। पहला तो इनके पास राजनीतिक विरासत नहीं थी, ये पहला जनरेशन है जो चुनावी राजनीति में आए और खुद अपने बल पर चुनाव जीतकर विधायक बने। तो पहला ये, और दूसरा पूरे राजनीति को अगर आप देखेंगे तो यंग एज ए यंग जब जहां धनबल का यूज होता हो, सेकंड जनरेशन को अनुभव है और उसके पिताजी और दूसरे लोग उसको मदद करते हैं इलेक्शन में जीतने में या आगे उसका करियर को ग्रो करवाने में। तो ऐसे में जयराम कुमार महतो को आप कितना अपवाद पाते हैं मनीष जी? बिल्कुल, बिल्कुल ही अपवाद हैं अमित जी, आपने जिन नामों को लिया वो सभी परिवारवाद वाले श्रेणी में आएँगे और जो बड़े नाम हैं राहुल गांधी हो गए वो भी परिवारवाद, वरुण गांधी वो भी परिवारवाद, अखिलेश यादव वो भी परिवारवाद, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में वो भी परिवारवाद, पूरा चौटाला खानदान जो कुनबा है वो सारा परिवारवाद है। श्रीकांत शिंदे वो भी एकनाथ शिंदे के बेटा हैं, दूसरे टर्म के लोकसभा के सांसद हैं। और आप देखेंगे कि तमिलनाडु में अब जो स्टालिन है उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वहां पर ही परिवारवाद। तो आप देखेंगे जो आप आंध्र प्रदेश की जो राजनीति है वहां पर दोनों ही जो पार्टियां हैं वो भी परिवारवाद वाली ही हैं। तो चारों तरफ आप जो निगाहें उठा करके देखेंगे तो सब जगह राजनीति में परिवारवाद का ही आपको बोलबाला दिखाई पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं ये भी एक निराशा वाली बात हम देश की राजनीति में है कि परिवारवाद का इतना बोलबाला क्यों है। और इस तरह से परिवारवाद को जब बढ़ावा मिलता है तब जो बाकी लोग जिनके पास धन बल की शक्ति नहीं होती है वो राजनीति में आने से सकुचाते हैं। उनको लगता है कि बहुत खर्च वाली राजनीति है, क्योंकि ये जो विरासत वाले लोग होते हैं इनके पास धन बल की बड़ी ताकत होती है। तो धनबल वाले लोगों से आप कैसे लड़ोगे, कैसे उनका मुकाबला करोगे? तो इसलिए भी हमें लगता है कि बहुत से शिक्षित लोग, जो कर्मठ लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपने बल पर कुछ हासिल किया है, वो राजनीति में इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर है। तो इस बड़े बैरियर को तोड़ते हुए जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में प्रवेश किया है और वो निश्चित रूप से कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं कि आपको धन बल नहीं चाहिए होता है, आपको लोगों का समर्थन चाहिए होता है राजनीति में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जयराम कुमार महतो ने एक नई लकीर खींची है राजनीति में, जो कि कितना गहरा होता है आने वाले समय में और उसकी छाप कहाँ तक देखी जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। दिल्ली में भी ये प्रयोग हो चुका है, कुछ जगहों पर छोटे स्तर पर प्रयोग हो चुका है कि परिवारवाद की राजनीति से हट करके अलग राजनीति की जाए। लेकिन बड़े पैमाने पर उसको आप स्केल अप कैसे करते हैं, वो एक बड़ा चुनौती होता है। वो जयराम कुमार महतो को हमें दिखाना पड़ेगा कि आप इसे आगे जाकर के कैसे करते हैं। मनीष जी, झारखंड में अब 5 साल के बाद चुनाव होगा। अभी तुरंत चुनाव हुआ है और एक मजबूत सरकार बनी है, तो बीच में तो ये सरकार 5 साल चलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। और जयराम कुमार महतो अभी अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं और 2026 में उनको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, अगर सब कुछ समय से चलता रहा तब। अगले साल वो लास्ट सबमिशन करेंगे और फिर 2026 में उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी और 2029 में चुनाव होना है। तो करीब करीब ये 5 साल में
आधा टेन्योर उनकी पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ चलेगी, पढ़ाई-लड़ाई उनके साथ-साथ चलेगी। तो आपको लगता है कि वो न्याय कर पाएँगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ और छात्रों के साथ? मुझे लगता है अमित जी उन्होंने एमए अंग्रेजी भी जो है छात्र राजनीति करते हुए ही किया था और वो कोई बड़ा इसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं है, आराम से उनको कर लेना चाहिए। और ये हमें वैसे मालूम नहीं है कि उनका रिसर्च पेपर क्या है, क्या विषय है, किसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि एक डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया है कि 30 फ़ीसदी ही फ़ोन कॉल उन्होंने रिसीव किया और ये डिसिप्लिन करते हुए कि अपने लिए समय कुछ निकाल पाए इस बिज़ी शेड्यूल में, तो वो दिखाता है कि अपने जो उनके इमीडिएट प्रायोरिटी है, उसके लिए वो समय निकाल सकते हैं। और हमें लगता है कि उनके पास एक सहयोगियों की एक बड़ी सेना भी तैयार है, जो कि उनके ही उम्र के लोग हैं, जो कि उनके पार्टी में अग्रणी भूमिका निभा भी रहे हैं और जन समर्थन इनको प्राप्त है। विधायक अभी बने हैं, अगला विधानसभा सत्र भी अभी दूर है और हम जानते हैं कि राज्यों में विधानसभा का सत्र काफ़ी लंबा होता भी नहीं है, 4 या 5 दिन बहुत कम अवधि के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसे में विधानसभा में ज़्यादा समय इनका जाएगा नहीं, क्षेत्र में ही इनको रहना है या राज्य के राजनीति में अपना समय देना है। तो इसमें इनको सामंजस्य निकालना होगा अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि देश में एक मिसाल के रूप में वो जाना जाना चाहते हैं कि एक पीएचडी धारी डॉक्टरेट वाले एक विधायक झारखंड में हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको इसके लिए एक मिसाल के रूप में देखा जाए, तो हमें लगता है ये उपलब्धि वो निश्चित रूप से हासिल करके रहेंगे। अमित जी। झारखंड में चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, बहुत सारे हीरो बने, बहुत सारे जीरो बने। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम कल्पना सोरेन का भी रहा था चुनाव प्रचार के दरमियान। हेमंत सोरेन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, कई मंत्री बने। फिर भी पिछले कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया पर ध्यान देंगे, तो जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला नाम है झारखंड से, वो केवल और केवल जयराम कुमार महतो का है। तो अगर हम लोग भी बार-बार अलग-अलग आयामों पर रहे हैं जयराम कुमार महतो का, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ चुन लिए हैं या किसी को बढ़ाना है, कोई ख़ास वजह है। चूँकि जनता भी जो है केवल और केवल जयराम कुमार महतो के बारे में बात कर रही है, नहीं तो आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करेंगे। इतने दिनों तक ट्रेंड करना, उनमें कुछ तो ख़ास है। तो लगातार जयराम कुमार महतो पर नज़र बना रहेगा। मनीष जी, आप भी नज़दीक से जयराम कुमार महतो पर नज़र बनाए रखिए, फिर नए विषयों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।